अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। मुझे बहुत अफसोस है कि वाशिंगटन में होने के बावजूद सैटरडे 4 नवंबर 2023 को वाशिंगटन में जो बहुत बड़ी मैसिव प्रोटेस्ट हुई प्रो पैलेस्टीनियन एंटी इसराइल गाजा में जनबंदी के लिए, सीज फायर के लिए, मैं उन प्रोटेस्ट का फिजिकली हिस्सा ना बन सका। मैं उनका हिस्सा इसलिए नहीं बन सका कि मुझे कोविड के सिम्टम्स हैं और अंडर दी सर्कमस्टांसिस आपको किसी भी क्राउड में जाना जो है वो साइंटिफिकली और एथिकली अनएडवाइजेबल है। जो प्रोटेस्ट हुई वॉशिंगटन में, उनके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी नोयत की गालिबन सबसे बड़ी प्रोटेस्ट हैं रिसेंट हिस्ट्री में। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर ऐसी प्रोटेस्ट जो कई शहर के ब्लॉक्स को भर दे और इतनी गुस्से में हो, इस किस्म की बड़ी प्रोटेस्ट देखने में नहीं आई। कम से कम बड़ी मजे की बात यह है कि अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये कह देना कि लाखों करोड़ों लोग थे मीनार पाकिस्तान के गिर्द ठाठें समंदर मार रहा था वगैरह वगैरह, बड़ा आसान होता है। लेकिन अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया, यूएसए टुडे, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जब ये लिखते हैं टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन वॉकड, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन वॉकड, जब इन राइटिंग लिखा जाता है तो मामला बड़ा सीरियस होता है और अमेरिका के सियासी ढांचे के ऊपर उसका असर पड़ता है। यूएसए टुडे में गालिबन मैं पढ़ रहा था कि पुलिस से पॉइंटेडली पूछा गया कि आपकी क्या असेसमेंट है। पुलिस ने यह कहा कि हम क्राउड की असेसमेंट, पॉलिटिकल क्राउड्स की असेसमेंट देने से हमें मना किया गया है। लेकिन जो झटका लगना था अमेरिका के सियासी ढांचे को, वो बड़े जबरदस्त तरीके से लगा, बिकॉज अमेरिका के तमाम जराए इब्लाग ने, टेलीविजन चैनल्स का मुझे ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन प्रिंट पब्लिकेशंस जो हैं उन्होंने बहुत ही भरपूर अंदाज से बहुत डिटेल्ड स्टोरीज इसकी निकाली हैं। उसके अलावा थैंक्स टू सोशल मीडिया वो क्लिप्स, वो वीडियोस जो हैं वो इस वक्त फैल चुकी हैं अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें आप उन स्लोगन्स को सुन सकते हैं जो गाजा के हवाले से यहाँ पर वो जो इस वक्त चल रहे हैं। और ये, इसको अब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये कोई सिर्फ फलस्तीनी नहीं थे, ये सिर्फ अरब नहीं थे, ये सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, बल्कि अब ये एक मेन स्ट्रीम इशू है। अब ये एक ह्यूमैनिटी का इशू है कि गाजा के अंदर जंगबंदी करवानी है। और जिस तरह से, जिस बेहिसी से इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने शटअप कॉल दी है अमेरिका को गुज़िश्ता 24 घंटों में, जब उससे ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस मांगे गए अमेरिका की तरफ से, उससे अमेरिका के अंदर की जो फीलिंग है, खास करके डेमोक्रेटिक पार्टी की, वो बहुत एक इंतहा को पहुंची है, जहां कम से कम 58 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हाउस के, मेंबर ऑफ द हाउस जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर यहाँ पर एक सीज फायर चाहिए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सैटरडे के दिन जो प्रोटेस्ट हैं वो सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं हुई, जहां शहर के कई ब्लॉक भर गए थे व्हाइट हाउस के आगे पीछे, बल्कि ऐसी प्रोटेस्ट जो हैं वो न्यूयॉर्क में भी हुई, ओहायो में भी हुई, मेन में भी हुई, कई और अमेरिकी शहरों में ऐसी प्रोटेस्ट हुई। यूरोप से फिर खबर आई कि लंदन में, बर्लिन में, पेरिस में और बहुत से शहरों में ऐसी प्रोटेस्ट हुई। तुर्की के अंदर मैसिव प्रोटेस्ट, इस्तांबुल में, अंकारा में मैसिव प्रोटेस्ट हैं। इंडोनेशिया के अंदर बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई सैटरडे के दिन जंगबंदी का डिमांड करने के लिए। और फिर तुर्की के अंदर तो ये भी हो रहा है कि बहुत से शहरों से जो क्राउड्स हैं वो अदाना का रुख इख्तियार कर रहे हैं। अदाना एक सदर्न सिटी है जहां अमेरिका का बेस है इनसर्कल के नाम से, और ये जो क्राउड्स वहां पहुंच रहे हैं, इनकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है, बिकॉज साथ ही अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिका के वजीर खारजा जो हैं, वो भी अम्मान से मिडिल ईस्ट से टर्की पहुंच रहे हैं 2 दिन के लिए। और टर्किश क्राउड जो है वो अमेरिकन बेस का के बाहर पहुंच रहे हैं। उनका प्लान ये है कि अमेरिका का जो बेस है उसका वो मुहासरा कर लेंगे, उसके गिर्द उसको एनसर्कल करेंगे अपनी प्रोटेस्ट को रजिस्टर करने के लिए। और ये क्राउड्स अंकारा से भी आ रहे हैं, इस्तांबुल से भी आ रहे हैं, और भी बहुत से शहरों से वहां पे पहुंच रहे हैं। सो एक ग्लोबल पल्स है जो इस वक्त ये डिमांड कर रही है कि गाजा के अंदर जंगबंदी होनी चाहिए, इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। ये एक ऐसी डिमांड है जिसे इसराइल मुसलसल रद्द कर रहा है। अमेरिका तुर्की से ये एक्सपेक्ट करता है कि तुर्की अपने असर रसूख को, अपने डिप्लोमेटिक क्लाउड को इस्तेमाल करेगा कोई ना कोई हल निकालने के लिए। वो हल क्या हो सकता है वो इस स्टेज पर किसी को भी क्लियर नहीं है। लेकिन ज़हन में ही रखिए कि तुर्की ने गुज़िश्ता 48 घंटों में अपने एम्बेसडर को इसराइल से वापस रिकॉल कर लिया है। तुर्की वाहिद मुल्क नहीं है, और ये वाहिद कोई खाली मुस्लिम दुनिया ने ऐसा नहीं किया, कुछ अफ्रीका के कंट्रीज ने, कुछ लातीनी अमेरिका के ममालिक ने भी अपने सफीरों को इसराइल से वापस बुला लिया है। टोनी ब्लिंकन, अमेरिका के वजीर खारजा जो हैं, वो जब
اب جو ترکی پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں اس وقت، وہ آ رہے ہیں عمان سے، جارڈن سے. عمان جارڈن وہ پہنچے تھے اسرائیل کے بعد. اسرائیل میں وہ آ کر اپنے پریزیڈنٹ کے بہاف پہ انہوں نے اسرائیل کے پرائم منسٹر سے ہیومینیٹیرین پاز مانگا تھا. ہیومینیٹیرین پاز وہ کہتے تھے کہ چند دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے جنگ کو بند کیا جائے تاکہ ہم کم از کم ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے ڈپلومیٹک ایفرٹس کر سکیں، جس میں قطر کا بہت نام لیا جاتا ہے. پروپوزل یہ بھی تھا کہ اگر ہیومینیٹیرین پاز ہمیں ملتا ہے تو بہت سے ٹرکس ادویات کو لے کے، کھانے پینے کو لے کے، چیزیں لے کر جو ہے وہ غزہ کے اندر داخل ہو سکیں گے. لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نے صاف انکار کر دیا، شٹ اپ کال دی انہوں نے امریکہ کو. انہوں نے کہا کہ اس سٹیج پہ اگر ہم سیز فائر کریں گے تو ہماری تمام تر ملٹری ایکٹیویٹی رک جائے گی اور حماس کو ری گروپ ہونے کا موقع ملے گا، اور ہم یہ نہیں کر سکتے. ٹونی بلنکن جب یہ شٹ اپ کال لے کے، اور ذہن میں رکھیے کہ جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا ہے، امریکہ کے اندر بہت یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں ٹونی بلنکن جتنا ناکام وزیر خارجہ جو ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ، شاید کوئی گزرا ہی نہیں ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ برملا یہ کہتے ہیں کہ ٹونی بلنکن کبھی بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ بننے کے قابل نہیں تھے. ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان میں کوئی گریویٹاس نہیں ہے، ان میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. وہ صرف اچھی انگریزی بول لیتے ہیں، وہ تو اکثر امریکی بول سکتے ہیں. اور وہ یہ کہ وہ ایک کانگریشنل ایڈ تھے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے. پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک طرح سے اکتبا کربری کر کے اپنے ہی ایک اسسٹنٹ جو ہے اس کو سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ لگا دیا. بہرحال ٹونی بلنکن جب عمان پہنچے تو وہاں عمان میں اردن کے وزیر خارجہ کے علاوہ ایجپٹ کے وزیر خارجہ، اماراتی وزیر خارجہ یو اے کے، سعودی وزیر خارجہ اور قطری وزیر خارجہ، یہ آفیشلز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی کہ جتنے بھی عرب کنٹریز کے آفیشلز تھے ان سب نے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، وزیر خارجہ سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ غزہ کے اندر فوری طور پر سیز فائر ہونا چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے، امیڈیٹ سیز فائر ہونا چاہیے. ٹونی بلنکن صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے، اس کی ٹکڑے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہاں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، وہی چیز انہوں نے دہرائی جو خود نیتن یاہو نے ان کو کہی تھی. اور انہوں نے کہا کہ اس سٹیج کے اوپر ہم تو ہیومینیٹیرین پاز مانگتے ہیں، لیکن اس سٹیج پہ اگر سیز فائر ہوگا تو حماس کو ری گروپ کرنے کا موقع ملے گا اور حماس بچ جائے گی، اور گول یہ ہے کہ حماس کا خاتمہ جو ہے وہ کرنا ہے. تو بہرحال انہوں نے اس کو انکار کر دیا. دوسری طرف صورتحال کچھ اس قسم کی بھی ہے. اچھا، اس سے ذہن میں رکھیے کہ ظاہر ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ بڑے ایمبیرسڈ بھی ہیں، بڑے ہیوملیٹڈ ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اپنی جو اسٹریٹ ہے، جس کو عرب اسٹریٹ کہتے ہیں، وہاں پر اس وقت بہت ہی انٹینس فیلنگ جو ہے پائی جاتی ہے. اور یہ حکومتیں محسوس کر رہی ہیں کہ ان کی اپنی پبلک جو ہے وہ ان کے بہت خلاف جذبات جو ہیں وہ بھڑک رہے ہیں، اور انسلٹ بھی بہت ہو رہی ہے جس طرح سے صورتحال ہے. لیکن دوسری طرف جو وار فرنٹ ہے وہ بھی کوئی اسرائیل کے اتنے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کی کچھ تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اسرائیل کی غزہ کی فرنٹ لائن کے اوپر کس قسم کی مشکلات ہیں ان کا میں ذکر کرنے سے پہلے کم از کم امریکہ کے اندر کا پولیٹیکل سین آپ کو بتا دوں کہ ڈیموکریٹک پارٹی انڈر پریشر آ رہی ہے. یہ جو مسلسل ڈیمونسٹریشنز امریکہ کے شہروں میں ہو رہی ہیں اور جو یورپ میں ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں، یہ امریکہ کے سیاسی ڈھانچے کے اوپر اپنا اثر مرتب کر رہی ہیں. یہ ایک الیکشن ایئر ہے. 4 نومبر 2024 کو الیکشن ہونے، نہ صرف پریزیڈنٹ کے الیکشن ہونے ہیں بلکہ کم از کم 1/3 جو سینٹ ہے اس نے ری الیکٹ ہونا ہے. 30 کے قریب سینیٹرز جو ہیں، 30 31 32 سینیٹرز جو ہیں، ان کو بھی 2024 کے اندر ری الیکٹ ہونا ہے. الیکشن فیس ان کو کرنا ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ جس قسم کی فیلنگ امریکہ کے اندر ڈیولپ کر رہی ہے، مائنورٹیز کے اندر، مسلم پاپولیشن میں، عرب پاپولیشن کے اندر، ہسپینک پاپولیشن کے اندر، وہ تمام مائنورٹی گروپس جو مین سٹریم سے الگ طرح سے سوچتے ہیں، یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے، اور یہ وہی مائنورٹی گروپس ہیں جن کی ہمیشہ ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ رہتی ہے، بیکاز ڈیموکریٹک پارٹی کی یہ ریپوٹیشن ہے کہ وہ ایک مائنورٹی گروپس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. اب ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر یہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو مائنورٹی گروپس کی انٹینس فیلنگ ہے، اگر غزہ کی صورتحال ایسے ہی جاری رہتی ہے، یہ ہیومن کرائسس ایسے ہی رہتا ہے، اسرائیل جنگ بندی نہیں کرتا. پہلے اس وقت تقریباً 10,000، آپ بہت ہی محتاط اندازے سے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ 9,500 کا فگر مسلسل آپ کو ان رائٹنگ ملے گا، 9,450 یا اس سے زیادہ کا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 10,000 لوگ جو ہیں وہ آلریڈی جاں بحق ہو چکے ہیں غزہ کے اندر. اور وہ جو انیشیل سمپتھی اسرائیل کو ملی تھی حماس کے حملے کے نتیجے میں، 7 اکتوبر کے حملے کے نتیجے میں، وہ اب بہت حد تک ڈسیپیٹ ہو چکی ہے. اس حد تک ڈسیپیٹ ہو چکی ہے کہ جب ٹونی بلنکن اسرائیل کے اندر کھڑے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہاں انہوں نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ بہت جلد بھول گئے ہیں، انسانی لوگ جو ہیں وہ بھول ہی گئے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم ہوا ہے 7 اکتوبر کو، کیونکہ وہاں 7 اکتوبر کے حوالے سے انہیں بہت سی
बॉडी पार्ट्स दिखाए गए, बहुत सी फुटेज दिखाई गई, एविडेंसेस दिखाई गई कि हमास के हमले के नतीजे में लोगों को किस किस तरह से कत्ल किया गया। तो उस मौके पे टोनी ब्लिंकन का इजहार अफसोस ये था कि दुनिया भूल गई है कि इसराइल के साथ कितनी ज्यादती हुई है और दुनिया अब सिर्फ गाजा का सोच रही है। बहरहाल अब दुनिया वाकई गाजा ही का सोच रही है, और ये जो सारी दुनिया की सोच है जो खास करके यूरोप से अमेरिका तक पहुंच रही है और खुद अमेरिका के शहर उससे मुतासर हो रहे हैं, इससे डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज एक इलेक्शन ईयर के अंदर खड़ा हो रहा है। और जो डेमोन्स्ट्रेटर्स वॉशिंगटन में आए थे वो खुल्लम खुल्ला बरमला नारे यही मार रहे थे कि ये स्विंग स्टेट्स हैं, वो नाम ले रहे थे स्विंग स्टेट्स का, कि स्विंग स्टेट्स के वोट जो हैं वो इस दफा बाइडेन को नहीं मिलेंगे अगर बाइडेन सीज फायर नहीं कराएगा। तो एक प्रेशर जो है वो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बिल्डअप हो रहा है। लेकिन अमेरिका का जो पॉलिटिकल ढांचा है उस पर इसराइली लॉबी को इस किस्म का कंट्रोल रहा है कि कोई खुल के अमेरिका के सियासतदान जो हैं वो पोजीशन ले नहीं पा रहे। लेकिन इसके साथ जो कंट्रास्ट डेवलप हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है कि जहां अपर एशिलॉन्स जो हैं पावर के और जो पॉलिटिकल ढांचा है उस पे इसराइली लॉबी को कंट्रोल है, तो सड़क पे इसराइली लॉबी को किसी किस्म की सपोर्ट जो है नहीं मिल रही। अमेरिकन जो स्ट्रीट है, जो अमेरिकन कॉलेज कैंपस है, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, जो अमेरिकन वर्किंग क्लासेस हैं, वो ये महसूस करते हैं क्योंकि उनको बहुत खबरें उस तरह से मिल भी नहीं रही। फॉर इंस्टेंस यहाँ अल जजीरा का टेलीविजन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के अंदर ये फीलिंग डेवलप कर रही है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो एक जुल्म है, वो एक ज्यादती है। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि इसराइल को गाजा की पट्टी के अंदर भी खासी रेजिस्टेंस का सामना है। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई फॉल्स होप्स बिल्डअप करूं, मेरा ये स्टाइल नहीं है कि मैं ये कहूं कि हवाओं के रुख बदलने वाले हैं, अभी पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है और तमाम डायनामिक्स जो हैं वो बदल जाएंगे, बहुत बड़ी खबर आ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने जो रशियन एप्लीकेशन है, ऐप है टेलीग्राम के ऊपर से मैंने ऐसी फुटेज मुझसे शेयर की है बाद सोर्सेज ने, और वो फुटेज जो है वो गुज़िश्ता 5-6 दिन की है गाजा के अंदर की। वो फुटेज ऐसी नहीं है, वो बहुत ही दर्दनाक किस्म की फुटेज है। उसमें बहुत बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें बहुत ब्लड है, उसमें लाशें बिखरी हुई हैं, तो वो ज़ाहिर दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन वो जो फुटेज, वो एविडेंस, जो इमेजेस भी हैं और जो फुटेज भी है, उसे देख के ये पता चलता है, कुछ फिगर्स भी मैंने देखे हैं कि पिछले एक हफ्ते में इसराइल ने 61 टैंक जो हैं सिर्फ गाजा के अंदर, टैंक एंड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, या तो खाली टैंक हैं या आर्मर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल्स हैं, वो लूज की हैं। और आप आसानी से कह सकते हैं कि खासी बड़ी तादाद में इसराइली सिपाही जो हैं वो मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं। और हमास हर एक इंच के ऊपर वो तैयार थे, मतलब उन्होंने तैयारी की हुई थी इसराइली एंट्री की, एडवांस की, और एक एक इंच के ऊपर इसराइल को आगे बढ़ने के लिए लड़ना पड़ा है। जो इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि जो इतनी इंटेंस एयर पावर यूज की जा रही है वो इसराइली फ्रस्ट्रेशन, जहां उसमें इसराइली जुल्म का पता चलता है, उनकी उनके उनके जबर का पता चलता है, वहां ये भी है कि इसराइली मिलिट्री मशीन जो बिलाशुबा मशरक़ वस्ता की सबसे ऑर्गेनाइज्ड, मॉडर्न, कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ही एडवांस मिलिट्री मशीन है, सबसे ताकतवर मिलिट्री मशीन है, उसको हमास के हाथों ठीक ठाक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है और हमास इसके लिए तैयार थी। इसमें एक और ये खासी, मतलब मैंने जो पिक्चर और फुटेज मैंने देखी है वो खासी खौफनाक है। मतलब उसमें लाशों के ढेर लगे हुए हैं इन यूनिफॉर्म, इसराइली सोल्जर्स के खून से भरी हुई हैं वो सारी तस्वीर और फुटेज भी है उसके अंदर। अब जाहिर है कि इसका भी प्रेशर पड़ रहा है। ये वो एक हकीकत है जिसे मगरबी मीडिया से, इसराइल के मीडिया से, इसराइल के अंदर तो ज़ाहिर है डिसीजन मेकर्स को पता ही है कि क्या हो रहा है गाजा के अंदर, लेकिन मगरबी दुनिया के ज़राए इब्लाग से और तमाम चीज़ों से इस फुटेज को छुपाया जा रहा है। ये बाहर कैसे निकल रही है ये भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, लेकिन फुटेज है ओरिजिनली। अब इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि इसराइल की जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस, जो एक ड्राफ्टेड फोर्स है, जो वॉलंटरी फोर्स है, जो सिटीजन आर्मी है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़े डेडिकेटेड सोल्जर्स होंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनका मुकाबला ऐसे गोरिल्लास के साथ है जो अपनी ज़िंदगी को कुछ भी नहीं समझते, जो मरने के लिए तैयार है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स डेफिनेटली मरने के लिए तैयार नहीं है और वो मरना नहीं चाहते हैं, वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनका मुकाबला उन लोगों से है जिनकी ज़िंदगी मौत से बदतर है और वो ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। सो वो मरने से नहीं डरते और वो मरने के लिए तैयार है। ये फिनोमेना आपको क्लियरली इस वक्त गाजा की इस पट्टी की लड़ाई के अंदर ये समझ आ रहा है।
दूसरी तरफ से इसराइल की चूंकि बहुत से फ्रंट खुल गए हैं इसराइल के खिलाफ, इसराइल चाहता तो नहीं है कि इतने फ्रंट उसके खिलाफ खुलें, लेकिन हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता 24 घंटे में, हसन नसरुल्लाह जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि हिजबुल्लाह इस जंग का हिस्सा बन रही है या बन चुकी है, जिसके बाद इसराइल ने लेबनान पे ताबड़तोड़ एयर हमले भी किए हैं और हिजबुल्लाह को बड़ा वॉर्न भी किया है, चूंकि हिजबुल्लाह लेबनीज पॉलिटिक्स का भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो इसराइल ने कहा है कि वो लेबनान को तबाह कर देगा और लेबनान की ईंट से ईंट बजा देगा। लेकिन उसके बावजूद इसके कि इसराइल की बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, कोई भी मिलिट्री मशीन ये नहीं चाहती कि वो 4-6 तरफ लड़ रही हो साइमल्टेनियसली, और इसराइल की सिचुएशन इस किस्म की बनती चली जा रही है। ये वो प्रेशर है जो इसराइल के ऊपर भी है, और ये वो प्रेशर है जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के ऊपर भी है। और इसी तनाजुर और कॉन्टेक्स्ट में आप अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो मुसलसल मीटिंग्स हैं, जहन में रखिए कि ये अमेरिका के वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन का ये चौथा दौरा है इस खत्ते का। ऐसा गालिबन कभी भी नहीं हुआ, गालिबन किसी भी अरब इजराइल वॉर के अंदर जिसमें ज़्यादा जस्टिफिकेशन थी अमेरिका की सपोर्ट की। यहाँ तो 79 लोगों के साथ इसराइल का मुकाबला है, लेकिन इसराइल के अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट ने 4 दौरे शायद इसराइल के किसी हालत जंग में ना किए हों। इससे पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यहाँ पहुंचे थे, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा है, और अमेरिका की बेइज्जती भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा हो रही है। बिकॉज अब तक तो तवक्को यही थी अरब ममालिक की कि इसराइल अमेरिका का एक पुडल है, और इसराइल जो है उसको अल्टीमेटली अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स या अमेरिकन व्हाइट हाउस जो है वो इसराइल को कंट्रोल कर सकता है। अब जो सूरत हाल इमर्ज कर रही है कि अमेरिका ऐसा लगता है कि क्लाइंट स्टेट है, और इसराइल की लॉबी या इसराइल की हुकूमत की, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिका के हाथी को कंट्रोल कर रहा है। और इससे जो अमेरिका के अरब एलाइज हैं, सऊदी अरब, एमरातीज, कतरीज, जॉर्डेनियंस, इजिप्शियंस, उनके अंदर इस हवाले से खासी मायूसी जो है वो पाई जाती है। और ये मायूसी आप अमेरिकन ज़राए इब्लाग के अंदर वन और द अदर फॉर्म उसको आप देख सकते हैं। अब जो सर्कमस्टेंसेस डेवलप कर गए हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अमेरिका के अंदर, उन सर्कमस्टेंसेस में जो मुसलसल खबरें आ रही थी कि इसराइल की कोशिश ये है, क्योंकि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे लीक हुए कि इसराइल की थिंकिंग ये है कि लोगों को हरासा करके जो फ़लस्तीनी हैं उनको मजबूर कर दिया जाए कि रफ़ा का बॉर्डर क्रॉस करके वो इजिप्ट में सिनाई के डेजर्ट में चले जाएं, जहां उनकी खैमा बस्तियां बन जाएं, और फिर उसके बाद देखी जाएगी। और ये जो गाज़ा की पट्टी है इसमें भी इसराइली आबादकार आ सकते हैं। इस किस्म की बातें लोग स्पेकुलेट भी कर रहे थे, अंदाजे भी लगा रहे थे, नज़र भी आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए। लेकिन अब जो ग्लोबल सिचुएशन डेवलप कर चुकी है उसमें बड़ा मुश्किल होगा कि इसराइल इस टारगेट को अचीव कर सके। मुझे ये भी मुश्किल लगता है कि इसराइल बहुत देर तक इस जंग को जारी भी नहीं रख सकेगा, बिकॉज जो प्रेशर है स्ट्रीट का, जो प्रेशर है वेस्टर्न वर्ल्ड की, जो स्ट्रीट का प्रेशर है, और अमेरिका के अंदर का जो प्रेशर है, ये अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर इसका प्रेशर पड़ रहा है। अब अमेरिका इसका हल निकालना किस तरह से चाहता है स्टेज के ऊपर, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लग ये ज़रूर रहा है कि अमेरिका का जो वजारत खारजा है, जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, वो अरब ममालिक में जो मसलसल दौरे कर रहे हैं, और अब इस वक्त तो तुर्की में पहुंचे हैं, वो चाहते हैं कि ये अरब ममालिक और तुर्की हमास के खिलाफ कोई ऐसी मदद तो नहीं करें, कोई ऐसी चीज़ उनको डिलीवर करें, कोई ऐसी डील उनको मिल जाए जिसे इसराइल को बेचा जा सके। वो डील क्या हो सकती है? क्या हमास को गाजा की पट्टी से निकाला जा सकता है? क्या कोई ऐसी डील हो सकती है कि हमास के सारे फाइटर्स गाजा की पट्टी छोड़ के किसी और अरब मुल्क में चले जाएं, तंजानिया में चले जाएं, मोरक्को में चले जाएं, अफ्रीका में कहीं उनको भेज दिया जाए, कोई हल इसका निकले? अच्छा, जहन में ये भी रखिए कि हर शख्स जो इम्पोर्टेंट है वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। अक्सर जो मुजाहिरीन या डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि मेन स्ट्रीम के लोग थे, बहुत से मेन स्ट्रीम अमेरिकन भी डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल थे, तो लोग मुसलसल 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो बुरी तरह से फेल हो चुका है। ऑस्लो अकॉर्ड की तमाम हकीकत ख़त्म हो चुकी है, और हकीकत ख़त्म ही इसलिए हुई है कि इसराइल और अमेरिका ने ऑस्लो अकॉर्ड को और जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया। सिर्फ एक फैक्टर अगर आप देख लें कि वेस्ट बैंक में जहां तकरीबन 3 मिलियन फ़लस्तीनी रहते हैं, उसके टुकड़े इस तरह से कर दिए गए हैं कि उसके दरमियान में ही इसराइली आबादकार जो 6.5 लाख के 6,60,000 इसराइली आबादकार रहते हैं, उनके पास आज गालिबन वेस्ट बैंक की ज़्यादा टेरिटरी, ज़्यादा ज़मीन है, और वेस्ट बैंक के जो 2.8 मिलियन फ़लस्तीनी हैं उनके पास कम ज़मीन है। और फ़लस्तीनी इलाकों को इस तरह से काट दिया गया है, उनके दरमियान ऐसी सड़कें बना दी गई हैं जिसमें से सिर्फ इसराइली गुजर सकते हैं, और वो फेंस्ड हैं। इसराइली अपने एक एनक्लेव से
اب دوسرے جو آبادکاری کا انکلیو ہے اس تک جانے کے لیے ان سڑکوں کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فلسطینی ان سڑکوں کے اوپر نہیں آ سکتے. سو فلسطینی ویسٹ بینک جو ہے وہ بھی اس کو مختلف طریقے سے کاٹ پھاٹ دیا گیا ہے. تو کسی قسم کی کوئی ایک فلسطینین اسٹیٹ کے بننے کے چانسز نہیں ہیں. اس لیے اب بہت زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ فائنل سولوشن اگر کوئی چیز امن لا سکتی ہے، اسٹیبلٹی لا سکتی ہے، تو در حقیقت ایک ون اسٹیٹ سولوشن ہو سکتا ہے، ون سنگل اسٹیٹ فار اسرائیل اینڈ پیلسٹائن. ہم اس سے بہت دور ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے دستاویزات آپ سے شیئر کروں، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ لوگ پڑھنے کو ہی نہیں لگے، اس لیے میں صرف اس کا ذکر کر کے دے دیتا ہوں. اگر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی تو میں ان کے لنکس جو ہیں وہ میں یہاں شیئر کر سکتا ہوں. لنکس میں پھر یہ ہوگا کہ بعض دفعہ لنکس ایسے ہوتے ہیں جیسے نیو یارک ٹائمز کے لنکس ہیں تو وہ سبسکرپشن بیس لنکس ہوتے ہیں، وہ کھلتے نہیں ہیں. پر اب تک کی سچویشن یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ بہت دیر جاری نہیں رہ سکے گی بیکاز آف دی انٹرنیشنل پریشر. اس کا کوئی حل جو ہے وہ بہت جلد نکلنا ہے. آپ سمجھیں کہ اگلے 48 یا 72 گھنٹوں کے اندر اندر اس کا کوئی ڈپلومیٹک سولوشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے گا.